study the futuristic societies, futuristic societies that were given by the Karl Marx. Okay, first is socialistic society and the second is communist society. Okay, तो उसने दो concepts दिए थे, socialism and communism. ठीक है, these were the two concepts that were given by Karl Marx. Now the very first is socialistic society. Socialistic society. See, it is a transitory mode of society. एक transitory mode of society है जहाँ पर proletariats जो होंगे, they will topple bourgeois. They will topple bourgeois in a revolution. देखो कहने का मतलब ये है कि जो proletariats हैं, देखो proletariats याद रखना, these are the working class people. Okay, और जो ये आगे हमारे proletariats, ठीक है, और जो हमारे bourgeois हैं, these are these profit making people and these are the capitalist. कैपिटलिस्ट से आप समझें इसे, वो बोर्जुआज है. ठीक है, अब प्रोलेटरेट्स इनको टॉपल करेंगे, किनको? बोर्जुआज को. एक रेवोल्यूशन आएगी. ठीक है, और पहले बोर्जुआज जितने भी फोर्सेस थी, या सोर्सेस कह सकते हो या रिसोर्सेस कह सकते हो, जितनी भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसको पहले बोर्जुआज कंट्रोल करते थे. लेकिन बाद में एक रेवोल्यूशन होगी, वहाँ पर प्रोलेटेरिएट्स जो होंगे वो ओन करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे सारी जो भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है. और यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इसी को कहेंगे हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स. ठीक है, कुछ ही वक्त के लिए कह रहे हैं, कुछ ही वक्त के लिए ऐसा होगा कि एक रेवोल्यूशन आएगा जहाँ पर प्रोलेटेरिएट्स में ये कॉन्शियसनेस आएगी कि हाँ उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और फिर वो बुर्जुआस को टॉपल डाउन कर देंगे, उनको उनकी जगह से हटा देंगे और खुद रूल करने लग जाएंगे, खुद ओन करने लग जाएंगे सारे रिसोर्सेज को, जितने भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंट्रोल करने लग जाएंगे. सो फॉर अ वाइल दे विल बिकम द डिक्टेटर्स, यानी कि वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स का एक एरा माना जाएगा. क्योंकि अब यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जो वर्किंग पीपल्स हैं, वर्किंग पीपल कहो या वर्कर्स कहो, अब ये कंट्रोल कर रहे हैं द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोलिंग द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. ओके, हाउएवर कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट कंट्रोल्ड बाय वर्कर्स, लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो वर्कर्स का कंट्रोल होगा ना, shall also come to an end. तभी कहा है for a short while this dictatorship will be there. और वो short while इसलिए कहा है क्योंकि उनका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो वर्कर्स जो कंट्रोल कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जितनी भी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, वो एंड उसका निश्चित है. ठीक है, धीरे धीरे वो एंड पर आ ही जाएगा. टू रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. क्यों? क्योंकि हर ह्यूमन बींग्स के पोटेंशियल को वो रियलाइज करेंगे कि समहाउ उनको लगेगा कि एक्सप्लॉइट करना या ये सब सही नहीं है, या किसी एक इंसान के हाथ में रिसोर्सेज होना ये सही नहीं है. उसके बाद आ जाता है कम्युनिस्ट सोसाइटी. यहाँ आप लिख सकते हो इसको ना, दो तरीक़ों से लिख सकते हो आप. एक कह सकते हो एडवांस्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी, ईदर यू कैन से advanced communist society or you can simply say communist society. So this is a final mode of society. ठीक है, ये फाइनल स्टेप है सोसाइटी का, जहाँ पर जितने भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो कम्युनली ओन्ड होंगे. ठीक है, जो फाइनल मोड ऑफ सोसाइटी है उसे एडवांस्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाता है. जितनी भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो
कम्युनली ओन्ड होंगे, ठीक है। और वर्कर्स जो हैं वो खुद रिनाउंस कर लेंगे, रिनाउंस होता है त्यागना, तो वो खुद क्या रिनाउंस करेंगे वर्कर्स, अपना रूल, जो वो रूल कर रहे थे, जो उनके पास कंट्रोल था, तो जो वर्कर्स हैं वो खुद रिनाउंस करेंगे अपना रूल, ठीक है। और हर कोई अपना टैलेंट अपने साथ कैरी करेगा, और कोई भी क्लास डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी सोसाइटी में कि ये ऊंची जात का है, ये इसके पास स्टेटस है, क्लास है, पोजीशन है, पावर है सोसाइटी में। नो, देयर विल बी नो क्लास इन द सोसाइटी एंड देयर विल बी नो स्टेट। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक क्लासलेस सोसाइटी भी होगी और एक गवर्नमेंट वाली सोसाइटी भी नहीं होगी। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी। कम्युनल सोसाइटी for the welfare of the people, where each and every person is equal. Okay, there is no law, nothing. No one is above the law, or there will be no class, nothing. So, according to Karl Marx, this will be the last mode of production, as the contradiction will be resolved in the mode, and hence there will be no unequal, relation of production, which will exploit the society in an unequal manner. मतलब कोई भी relation जब रहेगा ही नहीं, जब कोई रिलेशन ऑफ अनइक्वल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा, अनइक्वल, व्हेन देयर विल बी नो अनइक्वल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, देन हाउ दे वुड एक्सप्लॉइट ईच अदर, राइट। सो कम्युनिस्ट सोसाइटी में ये हमारा एंड स्टेज रहेगा सोसाइटी का, और इस मोड पर कोई भी आपको एक्सप्लॉइटेशन नहीं देखने को मिलेगी, सब एक समान होंगे, देयर वुड बी नो क्लास, सबके टैलेंट्स अपने अपने टैलेंट्स होंगे, और कोई किसी पे रूल नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी, जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था। तो हमने सोसाइटीज़ को अब कवर कर लिया है, हमने टर्मिनोलॉजीज़ को कवर कर लिया है, हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर लिया है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर लिया है। फोर्सेस हमने पढ़ा था ना, लाइक जिसमें फैक्टर्स को हम कवर कर चुके थे, लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब हम फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो भी फैक्टर्स प्रोडक्शन के रहते हैं वो हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे अभी लेबर है, उसके पर डे वेजेस मिलती हैं, या फिर पर मंथ आप कह सकते हो सैलरी मिलती है, ठीक है ना। लैंड है, लैंड का क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। कैपिटल का आपको ऊपर से इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। तो ये हमने पढ़ा हुआ है अपनी एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। फिर हमने रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ लिया है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, देखो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में आई थिंक ये चीज़ कवर करना रह गया था। हमने रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में बोला कि आपस में उनका क्या रिलेशन रहता है, किसी भी दो चीज़ों के बीच में, या रिलेशन क्या है। लेकिन रिलेशन ना मैन के बीच एक रिलेशन आ गया, ये RL जो मैं लिख रही हूँ, इट इज़ रिलेशन, ओके, सिंपली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी क्विकली आई हैव टू कंप्लीट दिस। रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, ठीक है, मैन और मैन मीन्स इंसानों के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक वो रिलेशन हो गया, एक रिलेशन हो गया मैन एंड थिंग्स, रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, ठीक है। अभी जैसे आप देखो इंसानों के बीच में क्या रिलेशन है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहता है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक तरफ वेंडर्स हैं, इनका आपस में रिलेशन बहुत ही कॉर्डियल है, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये ले लो। इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके वर्कर्स का रिलेशनशिप कैसा है, अगर वो भी अच्छा है, कॉर्डियल कहेंगे। तो मतलब हम रिलेशनशिप कैसा है उनको उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर आ गया रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड थिंग्स, रिलेशनशिप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट विद हिज मशीन्स, उसकी मशीन्स के साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रिलेशन है इन द इंडस्ट्री, और जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उसके साथ क्या रिलेशन है जो भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब ना हमने एक चीज़ कवर नहीं की थी, आई गेस, क्रिटिसिज्म क्या है। व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का
क्रिटिसिज्म क्या है। देखो, इसे क्रिटिसाइज इसलिए किया गया था एज बीइंग अ रिडक्शनिस्ट। रिडक्शनिस्ट क्यों कहा गया था कार्ल मार्क्स को? रिडक्शनिस्ट इसलिए कहा गया था क्योंकि अगर आप देखोगे कार्ल मार्क्स का पूरा एम्फेसिस जो था वो मटीरियलिस्टिक या फिर इकोनॉमिक एंगल से था। ठीक है, मतलब वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है, मटीरियलिस्टिक फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है। ठीक है, और उसके पास कोई मतलब पर्सपेक्टिव नहीं है, उसने बाकी कोई एस्पेक्ट को कवर नहीं किया है, तो सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को उसने कवर नहीं किया है। ही हैज़ जस्ट कवर्ड दी मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसलिए उसको रिडक्शनिस्ट माना गया है। किससे माना गया है? कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट है कि कार्ल पॉपर ने उसकी अप्रोच को बहुत ही इकोनॉमिस्ट रिडक्शनिज्म कहा गया। कार्ल पॉपर, एक कार्ल पॉपर नाम याद रखिएगा, उसने कार्ल मार्क्स को क्या कहा है कि उसकी अप्रोच बहुत ही इकोनॉमिस्ट रिडक्शनिस्ट है। इकोनॉमिस्ट रिडक्शनिस्ट है फॉर इग्नोरिंग द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि बाकी एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया, इसलिए इकोनॉमिस्ट रिडक्शनिस्ट माना गया है। और साथ ही साथ में अगर आप एक और चीज़ देखोगे ना, कार्ल मार्क्स ने सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स पे एम्फेसिस, कार्ल मार्क्स ने ना कॉन्फ्लिक्ट्स पे बहुत एम्फेसिस डाला है। पूरा फोकस उसका कॉन्फ्लिक्ट्स पे रह रहा है। मतलब सोशल ऑर्डर, सोशल स्ट्रक्चर, इतनी सारी चीज़ें उनको इग्नोर करके वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस कर रहा है। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ से आता है? ठीक है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ इनकम डिफरेंसेस, कि आपने इनकम में डिफरेंसेस रखे हुए हैं विद इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और आप इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लिख लेना कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इनकम डिफरेंसेस है। ठीक है, लेकिन डेरेनडॉर्फ क्या कहता है? व्हाट इज डेरेनडॉर्फ सेज? डेरेनडॉर्फ says that conflicts are there in the society because of authority structure. इसका माना था कि authority structure से की वजह से conflict हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि conflict को अगर वो फिर से समझा रहा है, conflict बहुत सारी reasons की वजह से हो सकता है, बट कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है कि it is only because of the income differences, जो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की विद इन दैट अगेन उसी इकोनॉमिक एंगल को ही समझा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट में भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही कवर कर रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने प्राइमरीली जो है वो फोकस किया है मैक्रो रियलिटी ऑफ द सोसाइटी पे ना, मैक्रो रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, एंड उसने जो भी माइक्रो एस्पेक्ट हैं सोसाइटी को उन्हें इग्नोर किया है, माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी को इग्नोर किया है। तो ये सारी जो है लिमिटेशंस हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी की। और साथ ही साथ में अगर कार्ल मार्क्स की भी आप कहे क्रिटिसिज्म लिखना होगा या क्रिटिसाइज करना होगा तो दीज थिंग्स वुड कवर देयर। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ हमारा इसमें रहता तो नहीं है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट था जो कि एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करनी है, कि वो आपको मैंने समझाया नहीं था। देखिए, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इन दिस मोड देखो, सम मैन हैड कंट्रोल ओवर स्किल्स, कुछ मैन थे उनका कुछ स्किल्स पे, कुछ टूल्स पे कंट्रोल था। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं, और कुछ इनके ये जो कंट्रोल करते हैं इनके सबऑर्डिनेट अंडर काम कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ वर्कर्स आ गए ना जो इनके अंडर काम कर रहे हैं। कुछ लोग वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो स्किल्स भी, वो टूल भी, और कुछ लोग अंडर सबऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं। तो ये जो मोड है सिंबलाइज करता है एंशिएंट स्लेवरी को, पुराने ज़माने की स्लेवरी को, जिसमें स्लेव्स के पास डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर लेबर एज वेल। अपनी लेबर पर उनका, इन वर्कर्स का नहीं कंट्रोल था। ठीक है, अपनी ही लेबर पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वो स्लेव्स थे। स्लेवरी उस टाइम प्रैक्टिस प्रेवलेंट होते हुए देखी गई थी। और जैसे जैसे ना पॉपुलेशन बढ़ती गई
तो दे वर प्रेशराइज्ड, कौन, द स्लेव्स वर प्रेशराइज्ड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, दिन ब दिन उनसे ज़्यादा, और उसकी वजह से उनसे और प्रोड्यूस करवाई गई चीज़ें और बनवाई गई, उसकी वजह से उनका और एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और उनको मतलब रिवोल्ट करना पड़ा फिर, एक्सप्लॉयटेशन जब इंक्रीज हुई, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये हम पढ़ रहे हैं सोसाइटल एस्पेक्ट से ही, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, ड्रेन कर रही थी, आई कुडंट एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, बट उसमें ही हमने सोसाइटीज़ को ही पढ़ा था, तो ये सोसाइटीज़ का ही कंसेप्ट को मैं कवर कर रही हूँ। जैसे भी फ्यूडलिस्टिक था, सो आई न्यू कि मेरी बैटरी कम थी, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट, आई वॉज रशिंग इन द लेक्चर, बट मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो समझने चाहिए आपको। देखो, फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमने कहा कि सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी फ्यूडल लॉर्ड्स में, जैसे एक मास्टर और स्लेव का रिलेशन होता है, वैसे फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स का रिलेशन था। यहाँ पे लैंडलेस सर्व्स थे और फ्यूडल लॉर्ड्स जिनके पास लैंड थी, तो ये एक तरीके से लैंड ओनर्स थे, और सर्व्स के पास लैंड नहीं थी, देवर लैंडलेस सर्व्स, ओके। एंड यहाँ पे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में लैंड वाज द सेंट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, दे वर इन कंट्रोल ऑफ द लैंड, ठीक है, उनके पास लैंड थी, पैसा था, ठीक है। और ये जो सर्व्स थे ये डिपेंडेंट थे इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स पर, और फिर इन सर्व्स क्योंकि डिपेंडेंट थे, दे हैव टू दे वर फोर्स टू कल्टिवेट ऑन लैंड, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको टैक्सेस पे करना था, सर्विसेज पे करनी होती थी, है ना, तो वो इनसे काम करवाते थे और इनको एक्सप्लॉइट करते थे, कौन, फ्यूडल लॉर्ड्स। और ये जो सर्व्स हैं, ठीक है, these serfs they became workers in the factories after they revolted, after आप कह सकते हो कि रिवोल्ट हुआ इनका, और रिवोल्ट के बाद आप देखोगे कि नया ज़माना आ गया, तो बाद में इन्होंने कैपिटलिस्ट, जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया था बाद में, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह था, तो वहाँ पे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई, और जो यही सर्व्स थे ये बाद में वर्कर्स बन गए इन द फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इसके बाद आया था, और उसमें भी जब हम कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, इसी कैपिटलिस्ट में इनको जाना जाता है बुर्जुआज और प्रोलिटरेट से, बुर्जुआज एंड प्रोलिटरेट से इनको जाना जाता है, ठीक है। जो बुर्जुआज होते हैं उनको हैव्स कहते हैं, और जो प्रोलिटरेट्स होते हैं उनको हैव्स नॉट कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट कैपिटलिस्ट प्रोड्यूसेस नथिंग एंड ओनली लेबर प्रोड्यूसेस वेल्थ, कि जो लेबरर्स हैं वही सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बस ओन करते हैं, फिर भी आप उनको इतनी वेजेस कम दे रहे हो वर्कर्स को, तो वो एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन इसे कहा गया। और ये दर्शाता भी कि सारा काम लेबरर्स करें, मशीन ज़रूर ओन कर रहा है, एक कैपिटलिस्ट इंसान जिसके पास है वो मशीन ओन करे, बट वो काम करना, वो सारा वर्क करना, और फिर भी उनकी वेजेस लो होना, दैट इज़ एक्सट्रीम exploitation kind of nature. Now this situation was creating a huge income gap. इनके बीच में ना बहुत इनकम गैप देखने को मिला, प्रोलिटेरिएट्स और बुर्जुआज के बीच में, ठीक है। और जो कैपिटलिस्ट थे वो जितना भी सरप्लस मनी था, यानी कि एक्स्ट्रा मनी जो बचता था, वो सारा दे यूज टू सक आउट ऑल द मनी, हु द हैव्स, दे यूज टू टेक ऑल द मनी, एंड वर्कर्स के पास कुछ भी पैसा नहीं रहता, उनकी वेजेस भी कम थी, उनके पास कंट्रोल भी नहीं था, अपनी लेबर का कंट्रोल भी नहीं था, उनसे काम किया जाता था, उनको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी काम कराया जाता था, उसके भी पैसे नहीं दिए जाते थे। एंड इससे धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो वर्कर्स थे, ठीक है, दीज वर्कर्स, दीज हैव नॉट्स, दे स्टार्टेड फीलिंग एलिएनेटेड, ठीक है। और इससे यहाँ पर ये इट लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट एंड द वर्कर्स स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है। और कैपिटलिज्म आप देखो, अभी भी अगर हम कैपिटलिज्म को प्रैक्टिस होते हुए देख रहे हैं, और एक्सप्लॉयटेशन अभी भी होता है, ठीक है। तो ये कहने वाली बातें हैं, और ये अगेन जैसे भी कह रहे हैं ना कि सोशलिस्ट सोसाइटी है, कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी, जैसे कार्ल मार्क्स था, ही एस्पायर्स द सोसाइटी टू बी लाइक दिस वे, like the socialist and the communist society, but in reality or at ground reality if we see, there is no such society. अगर आप कहते भी हो, जैसे भी चाइना ने खुद को कम्युनिस्ट सोसाइटी कही है, बट डू यू थिंक इट्स अ कम्युनिस्ट सोसाइटी? नो, इट इज नॉट, ठीक है।
सी कार्ल मार्क्स टर्म्स फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडलिस्टिक की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। फ्यूडलिस्टिक को और कैपिटलिस्ट को कार्ल मार्क्स ने कहा निगेशन ऑफ निगेशन। क्या कहा? इन दो मोड ऑफ प्रोडक्शन को निगेशन ऑफ निगेशन कहा गया, as the modes of production negate the other mode of production, which in turns creating a negative impact on the society। ठीक है, यानी कि फ्यूडलिस्टिक प्रोडक्शन जो थी वो एक निगेशन थी टू द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, एक इस मतलब फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों एक दूसरे में नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो निगेशन ऑफ निगेशन याद रखिएगा। निगेशन ऑफ निगेशन किसने दिया है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे पता होना चाहिए, क्योंकि एक टर्म दे दी, एक स्टेटमेंट दे दी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, सो निगेशन का क्या मतलब होता है? डू यू नो दैट निगेशन इज द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रोडिक्टिंग। ओके, आप किसी चीज़ को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को डिनाई कर रहे हो। नाउ इसके भी देखो कुछ क्रिटिसिज्म थे मोड ऑफ प्रोडक्शन के। जो फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी थी, एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी जो कार्ल मार्क्स ने अपने ख्यालों में सोची हुई थी ना, एक एस्पायर की थी ऐसी सोसाइटी जिसे हम यूटोपिया कहते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी जो वो चाहता था, वो कभी भी नहीं हमें देखने को मिली। वो कभी भी हमें देखने को नहीं मिली। ये सिर्फ किताबों में है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इवन अभी आप कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को देखोगे, प्रोलेटेरिएट्स जो है उन्होंने अभी तक कोई भी लीडिंग रोल नहीं लिया है। जो हैव नॉट्स हैं, जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, उन्होंने कोई लीडिंग रोल नहीं लिया। तो मतलब कार्ल मार्क्स ने ये बात तो कही कि there would be a time that time would come when the proletariats would topple down the bourgeois and they would have the control of all the resources, but this time actually never came। okay, कहने को तो आपने लिख लिया किताबों में, बट ऐसा रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पर नहीं हुआ है। उल्टा जो एक कह सकते हो कि जो खाली जगह बची हुई थी वो इंटेलेक्चुअल्स ने आके भर ली, है ना। वो अब आप देखोगे ऊपर हायर क्लासेस हैं। ठीक है, हायर क्लासेस के बाद अब देखो कार्ल मार्क्स का मानना था कि ये जो प्रोलेटेरिएट्स हैं ये इन बुर्जुआस को, इन हायर क्लासेस को एकदम टॉपल डाउन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो बीच में एक वॉइड था, एक गैप था, इसको किसने फिल किया? इंटेलेक्चुअल्स ने। तो ये तो और पिछड़ गए ना, जो प्रोलेटेरिएट्स हैं ये और नीचे चले गए। ठीक है, तो जो हम कहेंगे क्रिटिसिज्म में यही कहेंगे, जो एक आइडियल सोसाइटी की उसने बात की है, कम्युनिस्ट सोसाइटी की या सोशलिस्ट सोसाइटी की, वैसा कहीं भी अभी तक इन रियलिटी नहीं देखने को मिला। ठीक है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। साथ में उसने कहा कि मतलब आप देखोगे कि उसने सजेस्ट किया था कार्ल मार्क्स ने कि कुछ सोसाइटीज़ जो हैं उनकी ना डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। कुछ सोसाइटीज़ हैं उनकी डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे कि एशिया के केस में देख लो, एशिया के केस में उसने टर्म दी थी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्या टर्म दी थी? एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। और साथ ही साथ में कार्ल मार्क्स ने जो फेमिनिस्ट डायमेंशन था उसे भी इग्नोर किया, फेमिनिस्ट डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उस टाइम पे as the patriarchy was seen as the important factor in the growth of capitalism, तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को भी इग्नोर किया। तो इसीलिए मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। ठीक है, अब आ जाओ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्या समझते हो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से? क्या ये टर्म थी, क्या वो कहना चाहता था? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो कि एशिया में प्रैक्टिस किया जाता है। देखो, जब हम एशियाटिक की बात कर रहे हैं ना, वी आर सेइंग दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर अबंडेंस इन अबंडेंस। नेचुरल रिसोर्सेज आर अबंडेंट और इन अबंडेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा है नेचुरल रिसोर्सेज, बट डीपली अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। लेकिन नेचुरल डिजास्टर से ये नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्टेड है। ठीक है,
और इसका सल्यूशन एक बैलेंस बनाने के लिए क्या है कि स्टेट को पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि वो लोगों के हित में हो। स्टेट को इस तरीके से लॉस बनाने चाहिए, इस तरीके से पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए कि वो लोगों के हित में हो, उनके वेलफेयर के लिए हो। ठीक है, अब एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम थोड़ा सा समझते हैं कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मायने हैं वो मैंने आपको समझा दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू दी कार्ल मार्क्स पर्सपेक्टिव। See, it was referred by Karl Marx to explain the stagnation of Oriental society. ठीक है, Oriental society is like it changes with time. ठीक है, उसका ये एक डिपार्चर था. It was a departure from his dialectical materialistic model and evolutionary concepts and he focused on uniquely simple production methods, despotic rule, self-sufficient society, absence of private property, economy based on handicrafts. मतलब यहाँ पर जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर अब उसका एक डिपार्चर देखने को मिला. वो जिसने इतनी थेरीज, डायलेक्टिकल मटीरियलिस्टिक थेरीज वगैरह वगैरह दी, वो अब इससे डिपार्ट करता है, इससे अलग होकर एक नई चीज़ पे फोकस करता है जो कि है सिंपल प्रोडक्शन मेथड, जहाँ पे सिंपल सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी है, सिंपल प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, और आप इकोनॉमी बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स जो वहाँ के लोकल चीज़ें बनी हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हो. ठीक है, सी एज देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी देयर वाज नो क्लास स्ट्रगल. जब कभी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं थी तो क्लास स्ट्रगल नहीं थी. ठीक है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्लास स्ट्रगल किस चीज़ की होगी? बेस्ड अपॉन एंटेगनिज्म बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स. तो वो पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच की कोई लड़ाई ही नहीं होती अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती. नाउ एज दीज सोसाइटीज वर लैकिंग इन डायनामिक्स ऑफ क्लास स्ट्रगल, देयर वर little hope of revolution as they were not having the true consciousness. अब इस टाइम पे देखो, पहले तो सोसाइटी में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं, तो इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला, कोई क्लास स्ट्रगल देखने को नहीं मिली. लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में एक कॉन्शियसनेस आने लगी, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी. देखो, क्लास पहले तो उनको कॉन्शियसनेस थी नहीं लोगों में. ठीक है, वो बहुत लेट जाके कॉन्शियसनेस आई है, और उसका कॉन्सेप्ट है फिर क्लास फॉर इटसेल्फ एंड क्लास इन इटसेल्फ. वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. मतलब ये एक बेस क्रिएट करता है क्लास फॉर इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ के लिए, जो हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलेगी. ठीक है, उससे पहले कोई कॉन्शियसनेस लोगों में नहीं थी. उनको कोई नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. दे वर नॉट नोइंग अबाउट दिस. Okay, it was later on that they got to know, they got this consciousness, they got this awareness that they are being exploited by the rich people. Okay, और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इस पूरे, क्योंकि ये पूरा एक थियोरी है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. अच्छा, एक थियोरी है, थियोरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म. अगेन ये थियोरी दी है कार्ल मार्क्स ने. ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए आपको. ये लास्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, देन वी विल in this class. Okay, theory of individualism. Again, this is given by Karl Marx. Okay, see, according to Karl Marx, man is perpetually dissatisfied, and when he creates his own needs, then he is more greedy as his existence needs are satisfied. ठीक है, देखो, इंसान तो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है. ठीक है, और डिससेटिस्फाइड रहने के बाद वो अपनी कुछ जब नीड्स को क्रिएट करता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है. ठीक है, उन चीज़ों को अगर वो सोचता है तो ना उसमें वो एक ग्रीडीनेस आ जाती है. ठीक है, क्योंकि अब वो जो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो इंडिविजुअल बीइंग है, उसकी वो ग्रीड सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही. पहले तो इंसान स्टार्टिंग से ये चलता आ रहा है कि वो डिससेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से. धीरे धीरे वो जब वो अपनी नीड्स को देखता है कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ग्रीडी होते जाता है. लेकिन कार्ल मार्क्स का क्या मानना था?
कार्ल मार्क्स देखता है इंसान को बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड सबऑर्डिनेट टू इट, कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस, देखो इसका आप एक चीज़ देखो, कार्ल मार्क्स का ना हर बात प्रोडक्शन पे आके रुक जाती है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स एंगल से देख सकते हो आप, कैपिटलिस्ट एंगल से देख सकते हो, हर बात आ जाके उस पर ही आ जाती है। यानी कि अभी हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि इंसान जो है वो खुद से नहीं चल रहा, दिमाग से नहीं चल रहा, उसके आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है वो वैसे चल रहा है। यानी कि अभी सोसाइटी में प्रोडक्शन प्रोसेसेस जैसे देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी कॉन्शियसनेस जो बिल्ड है, एक इंसान की कॉन्शियसनेस जो बिल्ड होगी वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट से होगी, और उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, एक प्रोडक्शन प्रोसेसेस को लेकर, इकोनॉमिक एंगल को लेकर है, ठीक है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी बिल्ड होगी इस रूप में, इस स्वरूप में या इस रूप में जो कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के ही कंटेक्स्ट में होगी। Now he thinks that the human's consciousness would be shaped by the factors of production or the relations of production. That means according to this economics angle only, ठीक है। And Karl Marx के according दो essential aspects थे human nature के, ठीक है, दो essential aspects human nature की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो एक है कांस्टेंट पार्ट और एक है वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज बीइंग, कांस्टेंट पार्ट को हम कहेंगे बीइंग, ठीक है। इट इज perpetually dissatisfied and creative. Man tends to create things which are expressions of creativity, and whenever society limits his creativity, he feels alienated. एक कांस्टेंट पार्ट की बात की, कि एक इंसान की बीइंग की बात की, एक इंसान की लेकर बात की गई है कि इंसान ना बहुत क्रिएटिव है और साथ साथ में बहुत डिससेटिस्फाइड रहता है। तो जब भी वो चीज़ें बनाने लग जाता है ना, उसमें वो क्रिएटिवनेस मतलब उजागर होती है, तो वो चीज़ें बनाने लगता है अपनी क्रिएटिवनेस की एक्सप्रेशंस की वजह से। लेकिन जैसे ही ना सोसाइटी उसकी क्रिएटिविटी को लिमिट करती है, तो फिर वो एलिएनेटेड फील करने लगता है, ही फील सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी उसको रोक रही है, उसको लिमिट कर रही है, उसकी क्रिएटिविटी को रोक रही है। सेकेंड कम्स वेरिएबल पार्ट, और ये दूसरा नेचर है इंसान का। इसमें क्या है, जो उसका नेचर है, ठीक है, इंसान का जो नेचर है, इट इज गवर्न्ड बाय अ पर्सन सोशल एक्शन। नेचर जो है इंसान का इज गवर्न्ड बाय अ, उसने सोसाइटी, उसका सोशल एक्शन क्या है, एक इंसान का सोशल एक्शन क्या है, और वो सोशल एक्शन वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। और उसे जब हम कहते हैं चेंज होता रहता है, वो वेरिएबल है नेचर में, तो वो उस बीइंग को सोशल बीइंग में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि एक इंडिविजुअल ने काम क्या किया, एक करंट में उसने क्या काम किया अपनी, एक होता है उसका इंडिविजुअल बीइंग, ठीक है, खुद का काम, एक होता है सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर काम करना, सोसाइटी में रहकर वो क्या काम कर रहा है, तो वो जब सोसाइटी में रहकर क्या काम कर रहा है, सोसाइटी में क्या काम कर रहा है, सोशल एक्शन क्या है, तो वो सोशल बीइंग को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ में जो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है वो डिटरमिन किससे होती है, इंडिविजुअल की जो कॉन्शियसनेस है वो किससे डिटरमिन होती है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सोशल बीइंग, कि वो सोसाइटी में क्या कर रहा है, सोसाइटी में उसका क्या रोल प्ले कर रहा है ना, सोशल एक्शन क्या कर रहा है। तो हम सोशल बीइंग को देखते हैं जब किसी की कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करना हो, तो हम उसके बीइंग को नहीं देखते, हम उसके सोशल बीइंग को देखते हैं। और सोशल बीइंग जिसका डेवलप हो, कि वो सोसाइटी में क्या कर रहा है, उसे पता है सोशल एक्शन क्या हो रहा है, एक सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ दैट सोशल बीइंग इज़ एक्चुअली लीडिंग टू कॉन्शियसनेस। वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस को बिल्ड कर रही है, ना कि उसका बीइंग, उसका सेल्फ नहीं कर रहा है बिल्ड, ठीक है, उसका सेल्फ नहीं कर रहा, इट इज़ दी सोसाइटल एक्शंस दैट द पर्सन इज डूइंग एंड दैट इज बिल्डिंग द कॉन्शियसनेस इन हिम और हर। ओके, हमारा यहाँ पर होता है एक मेजर चंक कंप्लीट, इसके बाद भी बहुत सारी थियरीज़ हैं जो हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे दिस इज़ ऑल, थैंक यू।